नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे संबंधित अब टॉप 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया टुडे पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए रजनी पामदत्त, बी आर.सी. दत्त, सी दादा भाई नौरोजी, डी मनमोहन सिंह। तो इंडिया टुडे पुस्तक रजनी पामदत्त की है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी सर जॉन स्पूर, सी चार्ल्स ग्रांट और डी फिलिप फ्रांसिस। सही आंसर होगा फिलिप फ्रांसिस ने अस्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया? ए 19%, बी 51%, सी 30%, डी 33%। सही आंसर 19%। इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त अवध के किन जिलों में लागू किया गया? ए बनारस गाजीपुर, बी बनारस एवं इलाहाबाद, सी बनारस एवं प्रतापगढ़, डी बनारस एवं कड़ा। सही आंसर बनारस एवं गाजीपुर में लागू किया गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था कौन था? ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकूट, सी हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडार्ड। सही आंसर है सर आयरकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया कहां पे? ए हैदराबाद, बी पॉलीलूर, सी श्रीरंगपट्टनम, डी निजामाबाद। सही आंसर है पॉलीलूर में। 1780 में बंगाल का गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग, क्योंकि 1772 से 1786 उसका कार्यकाल है। किसने कहा हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु कर दिया? ए वारेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी बेलेजली, डी डलहौजी। सही आंसर है कॉर्नवालिस। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित करने के बाद ऐसा शब्द कहता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की नीति जिसकी संकल्पना ली वार्नर ने दी थी का संबंध है? ए हेनरी लॉरेंस, बी लॉर्ड बेलेजली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी कॉर्नवालिस। आपका सही आंसर है लॉर्ड बेलेजली। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोने चांदी का दलदल है दफन हो जाता है, यह कथन किस यात्री का है? ए निकोलो मनुची, बी एथनेसियस निकितिन, सी फ्रांसिस बर्नियर, डी निकोलो कोंटी। सही आंसर है फ्रांसिस बर्नियर। ये बड़ा दुख व्यक्त करता है कि दुनिया का सोना चांदी भारत में आके रह जाता है और यहाँ से कहीं जाता नहीं। किसने कहा टीपू के सुल्तान सुरक्षित हैं? यह उनके खेतों को देखकर पता लगाया जा सकता है। उन्हें अपने श्रम के लिए उचित प्रोत्साहन एवं फल मिलता है। ए सर जॉन स्पूर, बी बेलेजली, सी चार्ल्स ग्रांट, डी कॉर्नवालिस। सही आंसर है सर जॉन स्पूर ने कहा कि टीपू के किसान बड़े पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, वो बड़े अच्छी स्थिति में है। किसने लिखा जब कोई व्यक्ति किसी अनजाने प्रदेश से गुजरते हुए देखे कि फसलें लहलहा रही हैं, जनसंख्या और उद्योग अच्छी दशा में हैं, नए नगर बस रहे हैं तथा प्रदेश की सभी वस्तुओं में आकर्षण है, तो उसे निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि वह टीपू के प्रदेश से गुजर रहा है। ए मूर, बी सर जॉन स्पूर, सी बेलेजली, डी मैकार्टनी। सही आंसर है थॉमस मूर। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकरान, डी कश्मीर। सही आंसर है कश्मीर। महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, पहली सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी के बारे में पूछा जाता है। उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, थॉमस मुनरो द्वारा प्रवर्तित भू राजस्व व्यवस्था का संबंध है? थॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व व्यवस्था को प्रवर्तित किया? ए अस्थायी बंदोबस्त, बी महलवाड़ी, सी रैयतवाड़ी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बी 2 सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, 3 कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था।
कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। ए 1 * 2, बी 2 * 3, सी केवल 1, डी 1 2 3। आपका सही आंसर तीनों सही है, क्योंकि किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता थी। जब लगान सीधे दिया जाता था यानी कि सरकार किसानों को सीधे जमीन पट्टे देती थी, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि जो आज खसरा होता है, खसरा यानी भूमि का वही सर्वेक्षण पहले चालू हुआ, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था की देन है। किसने लिखा अस्थाई बंदोबस्त दुखद भूल थी? ए होम्स, बी मुनरो, सी आयरकोट, डी मार्टिन बर्ग। सही आंसर होम्स ने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त दुखद भूल थी। सूर्य अस्त का नियम किससे संबंधित है? ए महलवाड़ी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी, सी इस्तमरारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इस्तमरारी बंदोबस्त। सूर्यास्त का नियम मतलब होता था कि जमींदार एक निर्धारित तिथि को सूर्यास्त के पहले उगाहा हुआ कर जमा करे। अगर वो कर नहीं जमा करता है एक निश्चित दिन को सूर्यास्त के पहले, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे को दे दी जाती थी। इसी को सूर्यास्त का नियम कहते हैं। ये इस्तमरारी बंदोबस्त कहो या अस्थाई बंदोबस्त, दोनों एक ही चीज है। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किसने और कब किया? ए हार्ट मैकेंजी, बी फिलिप फ्रांसिस, सी मार्टिन बर्ग और डी थॉमस मुनरो ने। आपका सही आंसर हार्ट मैकेंजी ने 1819 में किया था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? महलवाड़ी व्यवस्था के तहत एक गांव को जमीन आवंटित की जाती थी और गांव के पूरे लोग मिलकर उत्पादन करते थे। उत्पादन के बाद राजस्व एकत्रित करके और गांव का कोई प्रतिनिधि ले जाके सरकार को राजस्व देता था। ठीक, और जमीन व्यक्ति की ना होकर पूरे गांव की होती थी। इसका सूत्रपात हार्ट मैकेंजी ने 1819 में किया था। किस भू राजस्व पद्धति में लगान निर्धारण के लिए मानचित्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? पिछले क्वेश्चन में हमने बताया ए अस्थाई बंदोबस्त, बी महलवाड़ी, सी रैयतवाड़ी। आपका जो सही आंसर है वो है महलवाड़ी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने 1793 में आरंभ किया, जिसमें लगान वसूली का अनुबंध किसके साथ किया गया? लगान वसूली का अनुबंध किसके साथ? ए जमींदारों, बी किसानों, सी मजदूरों, डी व्यापारियों। आपका सही आंसर है जमींदारों के साथ। इस्तमरारी या अस्थाई में जमींदारों के साथ हुआ, रैयतवाड़ी में किसानों के साथ हुआ और महलवाड़ी में गांव के साथ हुआ। आपका सही आंसर इस्तमरारी में जमींदारों के साथ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। धन की निकासी के सिद्धांत, धन की निकासी के सिद्धांत को किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। धन का निकासी सिद्धांत, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका सिद्धांत है? या दादा भाई नौरोजी से यह भी पूछा जाता है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो किसमें प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड डेम टू इंडिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से, एक क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से हर कंपटीशन में, चाहे वो नेट दो कोई भी कंपटीशन दो A to Z, तो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। किस अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1935 के भारत शासन अधिनियम, सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और डी 1813 का चार्टर एक्ट। आपका सही आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, निजी व्यापार क्या था? निजी व्यापार था मतलब कंपनी के कर्मचारी कंपनी के व्यापार के लिए नियुक्त होकर आते थे। जैसे सपोज दैट कि रिलायंस की अगर कंपनी अमेरिका में लगी है, तो रिलायंस अपना एक कर्मचारी अमेरिका में भेजता है भारत से कि हमारी कंपनी की आप मैनेजिंग करिए, मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ बना के भेज देता है। तो वो जाके रिलायंस का काम तो करे ही, प्लस अपनी एक दुकान खोल ले। तो वो जो अपनी दुकान होगी उसकी, वो निजी व्यापार होगा उसका। तो ऐसे कंपनी के व्यापारी भी आते थे तो कंपनी का काम करते थे, कंपनी के कर्मचारी, और प्लस अपना करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। जैसे कि इस समय है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता, वो केवल सरकार की ही नौकरी करेगा, वो अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। आपको पता होना चाहिए कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का सुल्तान था, वो हरा दिया गया। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली चला जाता है, नादिर शाह चला जाता है, उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली आता है और अहमद शाह अब्दाली लगातार कई बार लगभग 5-7 बार आक्रमण भारत पर करता है। तो उसका जो लास्ट लगभग आक्रमण कहा जाएगा तो वो शाह आलम द्वितीय के समय होता है। और शाह आलम द्वितीय के समय क्या, शाह आलम द्वितीय को वो लौटते समय 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में वो वापस जाते समय शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का बादशाह नियुक्त करके चला जाता है। लेकिन आंतरिक गतिविधियों के कारण शाह आलम द्वितीय गद्दी प्राप्त नहीं कर पाता है और उसको भगोड़े के रूप में अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। इसी दौरान आप देखते हो कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की सेनाएं लड़ती हैं, यानी अवध की, दिल्ली की और बंगाल की, और हरा दी जाती हैं। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशनियर बना दिया जाता है और ये पेंशन लेके अपने सारे अधिकार अंग्रेजों को सौंप देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसे सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? दैत्य मतलब दानव। ए शेरशाह सूरी, बी हैदर अली, सी छत्रपति शिवाजी, डी टीपू सुल्तान। आपका सही आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में पहले अंग्रेज कहते थे कि टीपू सुल्तान को छेड़ो मत वरना ये दैत्य है, ये नष्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा में नियुक्त के लिए परीक्षा का आयोजन भारत में सर्वप्रथम कब और कहां किया गया? ए 1923 कलकत्ता में, बी 1923 दिल्ली में, सी 1923 इलाहाबाद में, डी 1923 शिमला में। आपका सही आंसर है सी 1923 इलाहाबाद में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया गया। इससे पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी। वहां अगर किसी को परीक्षा देना होता था तो लंदन जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की किस धारा में यह घोषणा की गई कि सरकारी सेवा में नियुक्ति का आधार योग्यता होगी? किसी भी व्यक्ति का चयन जाति, धर्म, रंग या देश का भेदभाव किए बिना योग्यता के आधार पर ही होगा। ए 1813 के अधिनियम की धारा 87 के तहत, बी 1853 के अधिनियम की धारा 78 के तहत, सी 1833 के अधिनियम की धारा 87 के तहत और डी 1961 के अधिनियम की धारा 78 के तहत। आपका सही आंसर है सी 1833 के अधिनियम की धारा 87 के तहत ये कहा गया कि नियुक्ति का आधार अब योग्यता होगी, ना कि कोई लिंग, धर्म, जाति होगी। ऐसा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 15 में विरोधाभास किए। अनुच्छेद 15 के कॉलम 1 और 2 में कहा गया कि लिंग, धर्म, जाति आधार के बाद भेदभाव नहीं किया जाएगा आधार पर, लेकिन उसके कॉलम 3 और 4 में कहा गया है कि लिंग, धर्म, जाति विशेष के आधार पर विशेष परिस्थितियों में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित जितने भी कंपटीशन हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी और उनको क्वालिफाई करने के लिए हम गारंटी ले सकते हैं कि आप उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।